कॉफी विद गौरव प्रतीक में आपका स्वागत है। मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम बात करेंगे, मुलाकात करेंगे अपने क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में उन लोगों से, उन इंस्पायरिंग लोगों से जिनसे आपको कुछ प्रेरणा मिले, कुछ सीखने को मिले। और हम बात करेंगे सेल्फी के रूप में, जैसे हम सेल्फी फोटोग्राफ्स खींचते हैं उसी तरह से एक सेल्फी वीडियो। आज हम हैं, मैं बताऊंगा, विश्व स्तर पर जैसे आप कई खेलों को जानते हैं, कई खिलाड़ियों को जानते हैं। जैसे पेले फुटबॉल के लिए मशहूर थे, क्रिकेट के लिए ब्रैडमैन मशहूर थे, उसी तरह से हॉकी के लिए, जी हाँ सही समझा आपने, हमारे पीछे कुछ बहुत खूबसूरत सी तस्वीरें हैं। दद्दा ध्यानचंद जिन्हें हम हॉकी के जादूगर के नाम से भी जानते हैं। आज मैं उनके घर में हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उनके सुपुत्र श्री अशोक ध्यानचंद्र जी के साथ हूँ। स्वागत है आपका अशोक जी। जी नमस्कार गौरव प्रतीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके साथ आज हूँ और मैं हॉकी के बारे में चर्चा, मेरी मालूमात जितनी भी है जी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया सर। तो हम शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। अशोक जी आप अपने बारे में बताएं। जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ध्यानचंद परिवार में मेरा जन्म हुआ और एक परंपरा नहीं बल्कि एक इतिहास नहीं बल्कि एक उस खेल की संरचना जिस शख्स और जिस परिवार ने शुरू से की 1926 से लेकर तो और 1936 तक, उसके बाद दो ओलंपिक्स नहीं हो पाए 1940 1944, अन्यथा भारत के 1928 1932 1936 के साथ दो गोल्ड मेडल और आ जाते जी। तो ये गौरव उस ध्यानचंद और कैप्टन रूप सिंह जो मेरे चाचा जी, बड़े फख्र के साथ मुझे और गर्व होता है इस बात का कि हमारे परिवार ने हॉकी की शुरुआत उन ओलंपिक मेडलों से की जिसकी जरूरत इस देश को थी उस जमाने में जी। और देश जो बटा हुआ था, जो विभाजित था अलग सूबों में, नवाबों में, जागीरदारों में, लेकिन जब मेडल लेकर आते हैं और आए हैं तो सारा देश भारत बन के उनके स्वागत के लिए खड़ा हुआ। तो ये एक सौभाग्य की बात रही कि उस परिवार के एक सदस्य के रूप में जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे अंदर भी वो जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं कुछ करूं उस परिवार के उस खेल को आगे बढ़ाने के लिए जी। और मुझे मौके मिले, लेकिन मौके कैसे मिले, ये कोई मैं कहूँ कि थाली में किसी को अगर दी जाए चीज़ वो नहीं थी। ये तो आगे बढ़कर जैसे ज़मीन से बुआई करके फिर अनाज पैदा करना, उसको फिर बनाना, तो इस तरह की चीज़ें हमने करी। और मुझे खुशी है कि कुछ, बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन जो दिल में था वो तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक मुझे सफलताएं मिली और हॉकी आगे बढ़ी इस देश की। जी जी जी। अच्छा सर, आपकी ज़िंदगी का कोई यादगार पल बताइए जो आपको सबसे ज़्यादा याद हो, कि आपको बार बार याद आता हो वो लम्हे तो मुझे, क्योंकि हमारा, मैंने कहा ना, पारिवारिक एक पृष्ठभूमि रही है इसकी जी। और जब मैंने होश संभाला तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे हॉकी को आगे बढ़ाना है, खेलना है, मुझे भी ओलंपियन बनना है। तो ये मेरा कमिटमेंट था जो मैंने 1964 में मेरे दिमाग में आया कि मुझे ओलंपियन बनना है। जी जी जी। घर से मनाही होती थी, बाबूजी ध्यानचंद साहब हमारे दादा जी जी तो मना करते थे इस बात को जी, क्योंकि कैरियर नहीं था जी। अगर खेलते तो पता नहीं नौकरी मिले, सर्विस मिले ना मिले जी। उस वक्त ऐसा मालूम होता है कि शायद अब जो कि हम लोगों ने पिछले ज़माने में कुछ किया है उस स्तर पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। उन्होंने तो एक सिपाही के रूप में अपने को नौकरी में रखा और सिपाही से वो मेजर के पद तक हॉकी के बलबूते पर, और उस जमाने के उन लोगों के चहेते खिलाड़ी के रूप में जो ध्यान सिंह से ध्यानचंद बने। सबसे बड़ी बात तो ये कि उनका नाम ध्यान सिंह से चांद रखा गया कि चांद की तरह चमकने वाला खिलाड़ी। तो जो ये कब रखा गया सर ध्यानचंद, किस वजह से? ये 1928 1932 के बाद जब भारत ने ये मेडल जीते हैं तो लोगों के अंदर फिर क्यूरियोसिटी पैदा हुई, उत्सुकता पैदा हुई कि कौन सा शख्स आ गया इस देश के अंदर। और जब खेल देखने के लिए लोग भागते थे उनके पीछे, ये दुनिया की बातें हैं और इतिहास की बातें हैं, ऐसा हुआ है। अच्छा।
1928 में तो ध्यानचंद जी की हॉकी को तोड़ के देखा गया कि इसके अंदर कहीं चुंबक तो नहीं है। उनकी हॉकी को बदलकर खिलाया गया कि दूसरी हॉकी से खेलो। तो ये वो चीजें ऐसी रही, लेकिन वो परफेक्शन, मैंने कहा ना, वो प्लेट में रखी हुई चीज नहीं थी, जिसके लिए गॉड गिफ्टेड तो होता ही है कि आपका मन बुद्धि शरीर जो है वो एक सामंजस्य बिठाया आपस में, तब इंसान आगे बढ़ता है। कहीं ना कहीं अगर कमी रहती तो इंसान उतनी ऊंचाइयां नहीं छू पाता है, कोशिश उसकी रहती है जरूर। तो वो चीजें मेरे अंदर भी आई कुछ, और तो मनाही इसलिए थी कि हॉकी में कैरियर नहीं, तो हमको डांटते थे। क्यों? क्योंकि अगर वो एक सिपाही रहते या हवलदार बनते या जमादार बनते आर्मी के अंदर, तो शायद वो प्रोत्साहित करते कि खेल लो, शायद कुछ आप आगे बढ़ जाओ। लेकिन उस शख्स का नाम एक सिपाही से एक अन्य छोटे से खिलाड़ी के रूप में जब कदम रखा, आर्मी के अंदर खेलना शुरू किया, और वो हॉकी जादूगर की संज्ञा उनको मिली, उनको मैजिशियन ऑफ हॉकी कहा गया, उनके चर्चे पूरे विश्व के अंदर होने शुरू हो गए। और सबसे बढ़कर तो जब वो ब्रेडमैन से जाकर मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और ब्रेडमैन उनका मैच देखने पहुंचते हैं, और पर्टिकुलर मैच में भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम को 10 गोल से हराती है। तो मैच के बाद जब मोमेंटो दिए जा रहे थे, ब्रेडमैन साहब ने दिए थे वो, तब उन्होंने एक लाइन कही थी कि ध्यान सिंह उस टाइम थे, ध्यान सिंह तुम तो ऐसे गोल करते हो जैसे मैं क्रिकेट में रन बनाता हूँ। तो ये एक लाइनें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि आने वाली जनरेशन्स के लिए इतिहास के रूप में दर्ज हो चुकी हैं और चलती रहेंगी। एक इतने बड़े खिलाड़ी ने दूसरे बड़े खिलाड़ी के लिए ऐसी उपमा दी, ऐसी बात करी, तो ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। और तो वो जो मनाही थी उनकी इसलिए कि अगर मैं कुछ ना कर पाता हॉकी में, तो शायद वाकई में मुझे नौकरी नहीं मिलती। उसकी वजह भी थी, जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया तो मेरे अंदर खेलने की और अपने खेल को दिखाने की उत्सुकता हुई, जिज्ञासा बढ़ी कि मैं कुछ आगे करूं, उसमें दिखाऊं लोगों को, मैच खेलूं, टूर्नामेंट खेलूं। तो मुझे बीकॉम का मेरा एग्ज़ाम था, मैं कोटा कॉलेज में उस टाइम पढ़ रहा था। और मेरा बीकॉम का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था, मुझे याद अच्छी तरह से। उसी वक्त मुझे कलकत्ता मोहन बागान क्लब से ऑफर आता है। तो वो मोहन बागान क्लब जो है एक बहुत ही रेपुटेड क्लब है, और मुझे खुशी है कि इसी साल का जो उनका लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उस क्लब ने मुझे दिया है, क्योंकि मैं उनकी तरफ से खेला। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जब घर के लोग, या मैं घर मानता हूँ मोहन बागान क्लब कलकत्ता बंगाल हॉकी को और सबको, क्योंकि मेरे 3 साल जीवन के स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो वहाँ पर गुजरा। तो वहीं से सारी हॉकी मेरी आगे बढ़ी है, और वहीं पर मैं जब पहुंचा हूँ अपने बीकॉम के एग्ज़ाम को छोड़कर, तो मेरे अंदर एक दूसरा लालच भी था। थोड़ा लालच मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जिस खिलाड़ी को मैं अपना एक आइडियल खिलाड़ी मानता था, और बिना देखे हुए, क्योंकि उनके बारे में सुन रखा था मैंने, उनकी ड्रिबलिंग, उनका कंट्रोल, उनके गोल करने के तरीके, उनके खेलने का ढंग सुना हुआ था। अब उसको अपने अंदर जज्ब करना, अपने अंदर उसको उस खेल को लेकर खेलना और सीखना, तो वो चीज़ मैंने अपने प्रैक्टिस से शुरू करी। और जब प्रैक्टिस करता था, यही घर के अंदर ही प्रैक्टिस होती थी हमारी, छोटे से कमरे के अंदर, सड़क के ऊपर, पार्कों में, जब मैदान में पहुंच गए तो मैदान में खेल रहे हैं। वो जो जुनून, पागलपन कह लीजिए, क्योंकि बिना पागलपन और जुनून की चीज़ हासिल कुछ भी नहीं हासिल होता, ये तो हकीकत है। मेहनत चाहिए उसमें, आपकी समझ चाहिए। तो वो सब चीज़ें ऑल टुगेदर ऐसी नहीं कि शाम को फिर उसको मैं रिपीट करता था जो मैंने सीखा है। उस प्रैक्टिस मैच में रिपीट करता था, और फिर उसमें दिखता था मुझे इसमें कितना परफेक्शन मिला है। तो ये चीज़ें मेरे खेल को बढ़ाती चली गई, जिसकी वजह से मुझे मोहन बागान क्लब में मौका मिला उस खिलाड़ी के साथ खेलने का जिसको मैंने देखा नहीं था। और वो खिलाड़ी थे श्री इनामुर रहमान, जो आज भी हैं, जो कि ओलंपिक खेल चुके हैं, जिनका ब्रॉन्ज मेडल 1968 में उनको हासिल हुआ। तो वो मेरे आइडियल प्लेयर के रूप में मैंने उनको समझा, और वो मेरे साथ खेले। अब ये बात भी थी, मैंने उस जमाने की जो हॉकी थी वो एक कहूँ तो एक खेल की आत्मा थी सही मायने में। अब वो आत्मा तो हमारी हॉकी से चली गई है। अब हमारे पास भाग दौड़, दूसरी चीजें रह गई, पेनल्टी कॉर्नर से गोल करना, वो जो मूवमेंट बन के गोल होते थे, लोग खड़े हो जाते थे, और एक्साइटमेंट जिसको हम रोमांच कहते हैं, जो आज क्रिकेट में नजर आ रहा है, जो 5 दिन के मैच को 1 दिन के मैच में तब्दील किया गया, 1 दिन के मैच को
T20 में तब्दील किया, वो रोमांच को बढ़ाने के लिए। जी जी जी। वो रोमांच हॉकी में था, क्योंकि हॉकी फुटबॉल का प्रतिरूप है। जी बिल्कुल। या मैं कहूँ कि हॉकी फुटबॉल का प्रतिरूप है। वही चीजें हैं, 11 खिलाड़ी, वही गोल हैं, वही तरीके हैं। हाँ। लेकिन इसमें हाथ से हॉकी पकड़ के खेलना होता है, उसमें पैर के लिए। लेकिन सारे गैप, मूवमेंट, खेल का ढंग एक जैसा है। एक जैसा है बिल्कुल। तो ये चीजें चली। तो मुझको जब मोहन बगान क्लब से खेलने का मिला, तो वहाँ के लीग जो टूर्नामेंट जिसके लिए मैं गया था, जो आज जैसे आप IPL कह रहे हैं, हाँ, IPL जो हम कहते हैं, हॉकी में भी HIL बना। अच्छा, HIL। हाँ, ये कब बना था? ये चला अभी काफी चलता रहा। अच्छा। उस पैमाने पर नहीं, क्यों जो क्रिकेट में, क्रिकेट को तो खैर टीवी ने आपको क्यों, क्या लगता है कि मतलब क्रिकेट इतना ज्यादा आज, जो कि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उसके बाद भी क्रिकेट को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? सारे कॉर्पोरेट आ गए हैं, उसकी वजह सिर्फ टेलीविजन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट है। अब क्रिकेट अब आज क्रिकेट क्यों हो रहा है वहां पर? इसीलिए हो रहा है कि टीवी राइट्स के बलबूते पर पब्लिक तो है नहीं देखने वाली, तो टिकट्स के ऊपर तो खेल नहीं खेला जा रहा है, ये तो टीवी के ऊपर खेल खेला जा रहा है खाली। तो आप इसको समझ जाइए कि ये सिर्फ टीवी गेम है कि उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट, हर बॉल के अंदर पॉज, हर बॉल के अंदर आपको टाइम मिलता है कि अपना एडवर्टाइजमेंट लगा दें, हर आउट के ऊपर मिलता है। मतलब कितने जगह हैं जहां आप उसको एक्सपोज कर सकते हैं। कमर्शियली ऐसा क्या किया जाए कि हॉकी को भी बढ़ावा मिले? नहीं मिल सकता, वो एक कंटिन्यूटी है उसके अंदर आप ब्रेक करके नहीं खेल सकते। जरूर करा ब्रेक, आज पहले 2 हाफ की जगह 3 हाफ कर दिए। अच्छा, तो 2 मिनट का 2 मिनट के कंटिन्यूटी इतना रहता है। फुटबॉल में भी वही चीज है। अब आप बॉल देखेंगे कि आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे? लेकिन जैसे फुटबॉल फिर भी कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे वो एक उनकी ऑडियंस है और वो क्रेज है उस चीज का। तो जब सिमिलर हॉकी और फुटबॉल है, तो हॉकी को क्यों थोड़ा सा, अगर मुझे लगता है अगर इसको थोड़ा सा बढ़ावा मिले तो हॉकी भी आज बढ़ावा बहुत, तो और जब लोगों के बलबूते पे आता है। सही बात तो ये है कि अगर आप खेलेंगे आप जीतेंगे जी। अब हॉकी में साल में कितने टूर्नामेंट्स होते हैं? 3 या 4। क्रिकेट में टेस्ट मैच टूर्नामेंट थोड़ी होते हैं। इनके टूर्नामेंट ज्यादा वर्ल्ड कप और आई थिंक गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे तो शायद इस चीज को बढ़ावा मिल सकता है। श्रृंखलाएं जो अगर चले हॉकी की, पाकिस्तान पहले आता था, हमारे अंदर एक क्रेज था। पाकिस्तान की टीमें आती थी, हम उनके यहाँ जाते थे, तो लोगों में क्रेज बढ़ता था, वो भी खत्म हो गया। बाहर की टीमें आती हैं, कभी कभार आती हैं, बस साल 2 साल से तो मैं देख नहीं रहा हूँ। एक बीच में वर्ल्ड कप के टाइम में आई थी, एक लीग के टाइम में आई थी। तो आपको जो टूर्नामेंट जब चल रहे होते हैं और उस टाइम आपको दिखाना है हॉकी को या किसी खेल को, तब तो आप दिखा सकते हैं। अब यहाँ टूर्नामेंट्स है ही नहीं, खिलाड़ी घर में बैठे हैं, तो आपका खेल कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल। टूर्नामेंट्स, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स बंद हो चुके हैं हमारे, मोस्टली डोमेस्टिक टूर्नामेंट ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं हॉकी के। अब वो बंद क्यों हुए, उनको क्यों नहीं खोला जाता? ये तो जिम्मेदारी उस संगठन की जो इसको चला रहा है। और उसमें सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए इन बातों को, जबकि हॉकी इंडिया का राष्ट्रीय खेल है हमारे देश और एक प्राइड है हमारे पास। आप कितना भी कुछ कर लें, क्रिकेट की बात करते तो मैं उसको हमेशा इस बात से लेके चलता हूँ, क्या आपके पास ओलंपिक के मेडल्स हैं क्रिकेट में? बिल्कुल। अगर हम दुनिया का सबसे बड़ा खेल या महाकुंभ खेलों का मेला जिसको मानते हुए है, हॉकी से जुड़ी है कि हिटलर की भी कुछ यादें हैं, वो कुछ दादाजी के साथ, तो बहुत सारी वो क्या था, एक थोड़ा सा आप बताएं कि बहुत सारी पता भी नहीं है लोग। अब ये देखिए उसकी हॉकी टीम जब जा रही थी तो सिर्फ इमेजिन कीजिए, विचार कीजिए कि उस टाइम हमारा देश कैसा होगा, क्या सरकार होगी। पिछड़ा अलग बटा हुआ, लोगों के अंदर इस तरह की कोई चीज नहीं थी। हम गुलाम थे अंग्रेजों के। लेकिन अंग्रेजों की एक बात मैं तारीफ करूंगा इस बात की, उन्होंने खेलों में कभी भी हिंदुस्तान को नीचे नहीं जाने दिया, उन्होंने ऊपर ही बढ़ाया। और एक बात और कहूंगा, जब हिंदुस्तान टीम ने उनके अंदर डर बिठाया, जब 1928 से और 1936 तक हमारी टीम खेली है, इंग्लैंड की टीम जो हमारे मालिक थे, हमारे हम पर राज कर रहे थे, उन्होंने अपनी टीम ओलंपिक में फील्ड नहीं करी, इस डर से कि हमारी टीम गुलाम टीम कहीं राजा की टीम को ना हरा दे। आप इस बात को देखिए, उन्होंने अपनी टीम, लेकिन उन्होंने बढ़ावा दिया। और बढ़ावे की सबसे बड़ी एक मिसाल मैं देता हूँ, आपको बताता हूँ कि 1936 का ओलंपिक जब होने वाला था, उसके पहले पैसा कहाँ से आए? पैसा लगना है टीम के खर्चे के लिए, जाने आने, पानी के जहाज से जाते थे।
तो उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए हमारी हॉकी टीम के जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी उन्होंने मुहिम छेड़ा इस पूरे देश से, अपील करी कि हमको चंदा चाहिए, हॉकी की टीम जानी है। क्या बात है। और आप यकीन माने उसके लिए कि पूरे देश से उस टाइम राजा रजवाड़े, नवाब, लोग, क्लब, संस्थाएं सभी ने उन्होंने आगे बढ़ बढ़ के चंदा दिया और वो चंदा हुआ था 52,000 रुपए। 52,000 उस काफी था, मतलब 52,000। हाँ, उस खर्च सोचिए आप, 52,000 रुपए। और मुझे फख्र है इस बात का कि झांसी हीरोज क्लब जहाँ आज बैठे हैं, अच्छा, यहाँ का क्लब जो अगले साल 100 साल पूरे करने जा रहा है, क्या बात है। उस क्लब ने उस जमाने में 750 रुपए दिए थे। वाह। तो ये चीजें थी जिसने उस टीम को भेजा बर्लिन ओलंपिक में। हिटलर की टीम को हराने के लिए, उस देश को हराने के लिए हमारी टीम पहुंची है। तो वो चीज, वो जज्बा, प्राउड कि हमारी टीम को जीतना है, भारत को जीतना है। उस टाइम कोई सैनिक नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं, जबकि एंग्लो इंडियंस और पंजाब के भी खिलाड़ी हमारे सरदार भाई, हमारे मोहम्मडन्स उसके अंदर खेल रहे हैं, इंडियंस खेल रहे हैं, लेकिन टीम कौन सी है? भारत की। तो ये चीजें हैं जो एक राष्ट्र को आगे बढ़ाती हैं। और राष्ट्रीयता को लेकर जब टीम खेली है तो उन्होंने पहले मैच से ही अपना झंडा गाड़ना शुरू कर दिया। और खेलते खेलते एक मौका ऐसा भी आया कि हमारे एक खिलाड़ी की जरूरत पड़ी टीम को। अच्छा, कि एक खिलाड़ी की कमी कहीं टीम की मैनेजमेंट को लगी कि एक खिलाड़ी जो है वो कहीं हमारी साइड कमजोर पड़ रही है और राइट साइड कमजोर पड़ रही थी। तो एक खिलाड़ी के लिए मैसेज भेजा गया यहाँ के हॉकी एसोसिएशन को कि आप सरकार से अनुरोध करेंगे फलाने खिलाड़ी को तुरंत भेजें बर्लिन ज्वाइन करने के लिए। और ऐसा ही हुआ, जब यहाँ हॉकी संगठन को मैसेज आया, उन्होंने सरकार से अप्रोच किया। सरकार ने पर्टिकुलर खिलाड़ी जो कर्नल AIS दारा साहब, अच्छा, जो उस टाइम हमारा विभाजित पार्ट तो था नहीं, पाकिस्तान मिला हुआ था हमारे साथ, जुड़ा हुआ था हमारा, तो उनको वहां से बुलाया गया और हवाई जहाज से भेजा गया उनको खर्चे पर सरकार ने खर्चा किया वो। और सरकार कौन सी? ब्रिटिश सरकार। लेकिन उसने खर्चा किया और अप्रिशिएट करके आगे बढ़ाया, उनको वहां भेजा। उन्होंने टीम ज्वाइन करी सेमीफाइनल में और उसके बाद से वो सेमीफाइनल जीते हैं। और फाइनल के दिन जो बर्लिन ओलंपिक का फाइनल, जिसके अंदर उस टाइम में ग्राउंड के अंदर जो रिकॉर्ड एंट्री थी लोगों की, वो 52,000 की थी। अच्छा, 52,000 लोग उस मैच को देख रहे थे, उस फाइनल मैच को। और हिटलर देख रहा अपने सारे फौज के साथ। एक दिन पहले पानी गिर गया। पानी गिरने से मैच जो 14 अगस्त को होना था उसको शिफ्ट करके 15 अगस्त को किया गया। अच्छा। और 15 अगस्त हमारे हर हिंदुस्तानी के लिए एक बड़ा ही, मैं कहूँ, एक पर्व है, एक हमारे लिए तो त्योहार है हिंदुस्तान के लिए। वो दिन 15 अगस्त का ही था। अब वो 15 अगस्त आगे जाके 1947 में जब हमको स्वाधीनता मिलती है तो उसमें हमको नजर आता है 15 अगस्त का महत्व। तो 15 अगस्त को मैच होना निर्धारित हुआ। अच्छा। मैच से एक दिन पहले जब सब इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, स्ट्रेटेजी कैसे बननी है, तो शाम खाने के बाद खिलाड़ी को बुलाया गया, उनको उनके सामने झंडा निकाल के रख दिया कि ये भारत का झंडा है, जो हमारा चरखे वाला झंडा, भारत का तिरंगा झंडा था, कि इसकी कसम हम सब हमने खानी है कि कल टीम को जीतना है किसी भी हालत में। तो वो जज्बा, वो मोटिवेशन, वो खिलाड़ियों के अंदर आग भरना, जिसको कहते हैं ना कि हाँ भाई जो भी हो जाए करना है, जोश भरना है, कल के दिन देखना है। तो वो वही चीज हमारी फौजें करती हैं, वही चीज हमारी हॉकी टीम भी करती है। और वो जज्बे की बात होती है, मर मिटने की जो बातें होती है, किसी भी हालत में जीतना है, तो वो चीजें की गई। और अगले दिन जब मैच शुरू हुआ तो मैच गीला था, ग्राउंड गीला था, क्योंकि पानी बहुत गिर चुका था। गिरता रहता है वहां, तो ग्राउंड गीला था लेकिन प्लेबल था। हिंदुस्तानी हमारी टीम जो गई थी, भारत की टीम, उनके पास इतने इक्विपमेंट तो थे नहीं जो यूरोपियंस के पास शुरू से चले आ रहे हैं। उनका बॉडी बिल्ड देख लीजिए, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनका एटमॉस्फेयर जो भी है, वो हमारे मुकाबले, हम लोग उसके मुकाबले बहुत कमतर थे, नीचे थे। तो वो जूते स्लिप हो रहे थे, वो ग्रिप नहीं बन रहा था ध्यानचंद जी का। जब ध्यानचंद जी का ग्रिप और कैप्टन रूप सिंह खेल रहे थे, वो भी एक गोल से खाली टीम लीड कर रही थी। इंटरवल तक एक गोल की लीड थी हमारी। और वो जो एक गोल की लीड थी हमारी, तो डर लग रहा था कि कहीं जर्मन गोल कर दे तो उसके बाद डेफिनेटली जो जर्मन के ग्राउंड के ऊपर उनके लोगों के सामने, हिटलर के सामने उनकी
सेना के सामने जी। टीम खेल रही है तो उनका मनोबल तो गिरता। अगर एक गोल कर देती कहीं से जर्मन की टीम तो डेफिनेटली इंडिया की टीम हारती, ये बात तय थी। ओके। लेकिन इंटरवल जब हुआ तो दोनों भाइयों ने और पंकज गुप्ता साहब ने सलाह, जो मैनेजर थे हमारे उस टीम के, पंकज बहुत बड़ा नाम रहा है। अच्छा। और ये सन ये उस टीम के मैं ये कहूँ कि इस भारत की हॉकी टीम को बनाने में जो अंदरूनी होता है ना कि संगठन को कैसे खड़ा किया जाए, वो पंकज गुप्ता ने खड़ा किया था। तो ये वॉज ए वेरी रिनाउंड प्लेयर, शख्सियत थे जी। तो उन्होंने कि ध्यान, ये ग्राउंड गीला है, तुम्हारे जूते स्लिप हो रहे हैं, तुम वो नहीं खेल पा रहे हो जो तुम खेल रहे हो, या रूप नहीं खेल पा रहे रूप सिंह साहब जी। तो ऐसा करो, नंगे पैर खेलना शुरू करो। अब उनके खिलाफ नंगे पैर तो उन दोनों ने अपने जूते उतार दिए। अच्छा। बिना किसी शिन पैड के या प्रोटेक्शन के, जो पैरों में बॉल लग जाए या हॉकी लग जाए, जज्बा था, मतलब उस समय इतना डेडिकेशन था खेल के लिए। और शू उतार के दोनों भाइयों ने जी, ध्यानचंद साहब ने और रूप सिंह साहब ने जूते उतारे और मैदान में खेलना शुरू कर दिया। और खेले क्या, उसके बाद सेकेंड हाफ में 7 गोल मारे गए। कहाँ एक गोल फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में नंगे पैर खेले दोनों भाई, वो ग्रिप मिल गया, वो कॉन्फिडेंस बड़ा बिल्डअप हुआ और देखते देखते वो 7 गोल 8-1 से हम भारत की टीम, हिटलर की टीम को, बर्लिन की टीम को उसके सामने हरा के बाहर निकली। पता लगा हिटलर 5वें 6वें गोल पे कब निकल गया मैदान छोड़ के, ये ध्यानचंद जी के लफ्ज हैं इसी कमरे के अंदर जो उन्होंने बताया कि कब वो निकल गया हिटलर, हमें पता नहीं लगा। और शर्म के मारे नेचुरली जो दुनिया को जीतने वाला इंसान हिटलर हो और वो सोचता हो वो उसकी टीम हारी उसके सामने, टीम क्या हारी, उसका देश हारा। देश हारता है, टीम थोड़ी हारती है। वो अपने आप में हिटलर, और वो अपने आप में हिटलर, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या मन की स्थिति होगी, मनोदशा होगी। तो वो छोड़ के चला गया। उसके बाद ओलंपिक की टीमें जब जाती हैं तो एक डिनर का भी आयोजन होता है। जब वो आयोजन रखा गया शाम के वक्त खाने के वक्त उसने मंशा जाहिर की मुझे ध्यानचंद से मिलना है। अब ध्यानचंद साहब ने कहा कि मुझे इतना डर लगा कि ये पता नहीं शख्स मेरे साथ क्या कर दे। वो सुन चुके थे उनके बारे में, दुनिया जानती है, हम सब जानते हैं कि मुझे मेरे साथ क्या करे। बहरहाल वो गए मिलने के लिए। मिले जब उनसे तो उन्होंने, हिटलर ने पूछा आपका नाम ध्यान सिंह है? जी, मेरा नाम ध्यान सिंह, ध्यानचंद जी। तुम कहाँ काम करते हो? तो मैं इंडियन आर्मी में हूँ। तुम्हारा क्या पोस्ट है? तो बोलते मैं लेंस नायक हूँ। छोटी सी पोस्ट। अच्छा। सिपाही के बाद एक आध रैंक होती है। अच्छा। तो वो लेंस नायक हूँ, नायक भी नहीं, लेंस नायक जी, लेंस नायक हूँ। तुम्हारी टीम ने इतना कारनामा किया, इतना अच्छा खेली, मेरी जर्मन की टीम को हराया, तो मेरी टीम में आ जाओ जर्मन में, मैं तुम्हें जनरल बना दूंगा। अब ये लफ्ज सुनते ही ध्यानचंद साहब चौके, बहुत बड़ी बात, बड़ी पोस्ट दे रहे हैं और जर्मन के अंदर। जी। लेकिन उन्होंने अटेंशन की मुद्रा में, क्योंकि हिटलर से बात कर रहे थे और ये सैनिक खुद थे तो अटेंशन उसमें खड़े थे मुद्रा में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भारत में रहकर ही अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ वहाँ पर। इस ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वहां से अबाउट टर्न करके मार के वापस निकला। जी। तो ये वो चीजें थी जिसे देश के प्रति वो जीत हासिल करना, देश के प्रति वो सम्मान दिलाना, और सबसे बढ़कर अपने आप को उसके सामने नीचे नहीं जाने दिया कि हम तुमसे मांग रहे हैं, हमने तुम्हें हराया है, ये दिखाकर उस कमरे से बाहर निकले। तो ये उस एक बहुत बड़े प्राइड की बात थी जो ध्यानचंद ने, उनकी टीम ने, क्योंकि बिना ध्यानचंद ने कहा कि मैं कभी अकेला होता तो शायद इस हॉकी को नहीं खेल पाता, मेरे साथ वो 10 खिलाड़ी थे जिन्होंने मुझे ध्यानचंद बनाया। ध्यान सिंह से ध्यानचंद बना। उस टीम के खिलाड़ियों ने नेचुरली, अगर डिफेंस नहीं करता, गोलकीपर गोल नहीं रोकता, उनके जो हाफ लाइन है उनको अच्छे पासेस नहीं देती, और पासेस वो जो सिर्फ गोल करने वाले मूवमेंट के होते हैं। तो ये सब चीजें ऐसी होती है, टीम गेम है। टीम गेम के रूप में प्रतिष्ठित हिंदुस्तान की टीम, बहुत अच्छा नाम हुआ, पूरे विश्व में चर्चा हुई। और भारत को 36 में जब ये चर्चाएं अखबार में, दुनिया भर के अखबारों में निकली होंगी, तो आप समझ सकते हैं कि भारत को, जिसको हम एक सपेरों के या के देश के रूप में जानते थे, उसको हॉकी
विश्व विजेता के रूप में जानना शुरू किया सारे देश ने। तो ये प्राइड, ये मोमेंट उस हॉकी ने दिए हैं। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कारनामा था उस टीमों का। और उस हॉकी से आज हमारे देश के अंदर कितने बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा हुए, कितने बड़े बड़े हमने ओलंपिक के मेडल जीते हैं। उन 3 ओलंपिक मेडल्स के बाद 5 मेडल्स और जीते गए हैं। अब वो शुरुआत किसने करी उसकी, जड़ कहाँ से लगी, ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम नहीं जीते होते, हम वहीं कहीं हार जाते, तो शायद वो पहचान में भी नहीं खेल को जो दशा आज हो रही है कि हम मेडल्स नहीं जीत रहे तो हॉकी नीचे जा रही है। अगर हम मेडल जीतना शुरू कर दें तो आपका जो सवाल है कि क्रिकेट के बराबर क्यों नहीं आते, वो तो क्रेज है लोगों का। क्रेज, कल को बच्चे हॉकी लेके निकलना खड़े हो जाएंगे खेलने के लिए। तो ये सब चीजें ऐसी होती हैं, ऑल टुगेदर जॉइंट्स होती हैं। आप मेडल जीतोगे, बच्चों के अंदर प्रेरणा मिलेगी, वो आगे बढ़ेंगे। तो ये सब चीजें करने की। जी बिल्कुल। अच्छा, बाबूजी का जैसे हम उनको हॉकी के प्लेयर के रूप में जानते हैं, लेकिन कुछ उनकी ऐसी बातें हैं जो आप शेयर करना चाहें कि उनका पर्सनल एक निजी जिंदगी में उनका व्यक्तित्व क्या था, या वो किस तरह के थे, थोड़े गुस्से वाले थे या स्ट्रिक्ट थे या सॉफ्ट थे या इमोशनल थे, जो दुनिया नहीं जानती शायद उनका ये उनका उस नेचर किस तरह का था, किस तरह के थे वो अपनी पर्सनल जिंदगी में खेल को छोड़ के। उनके हम लोगों के साथ क्योंकि एक परिवार जुड़ा हुआ था, जॉइंट फैमिली, हमारे घर में हमारी बुआ जी की फैमिली और हमारे चाचा जी की फैमिली, हम लोग तो एक जॉइंट फैमिली के रूप में रहे हैं। तो सारी जिम्मेदारी ध्यानचंद के ऊपर थी। अच्छा, खेल और उसके होते हुए रिटायरमेंट जब 1956 में रिटायर हुए हैं मेरठ में, जहाँ मेरा जन्म हुआ मेरठ में। उस वक्त कितनी एज थी मेरी? आपकी और दादा की? 56 में 5 और जोड़ दीजिए आप, 61 साल के। 56 में 61 साल के थे। और आपकी उम्र क्या लगी? मेरी उम्र उस टाइम 50 में 56 में 7 साल का मैं था, 6-7 साल के। 7 साल के। तो आप स्कूल वगैरह स्टडी कर रहे हैं? मैं सेकंड क्लास में, थर्ड मैंने फिर यहाँ ज्वाइन करी झांसी के अंदर। अच्छा। और झांसी में हॉकी खेलना शुरू किया। तो ये सब चीजें थी। तो ध्यानचंद साहब का हम लोगों से जो इंटरेक्शन था वो बहुत कम रहा। अच्छा। और वजह उसकी वही थी, मैंने कहा ना कि घर के अंदर वो ध्यान सिंह थे और बाहर ध्यानचंद बाहर थे। ओके। तो आप समझ गए होंगे कि वो एक पिता की तरह तो घर में थे, लेकिन बाहर एक जादूगर, एक मेडल, हॉकी मेडल, ओलंपियंस, और वो किस्से कहानी जो दुनिया भर को उन्होंने दिखाई हॉकी के जरिए। जापान में उनकी हॉकी को तो रखा गया म्यूजियम के अंदर। वियना में एक मूर्ति बनाई गई ध्यानचंद की जिसमें 4 हाथ लगे हुए हैं, कि ये शख्स ऐसा है कि कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। वाह, ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बातें हैं। ध्यानचंद के को इज्जत देते हुए इंग्लैंड के अंदर एक स्टेडियम का नाम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम रखा गया इंग्लैंड में, और टर्फ लगाई गई वहां पर। अच्छा। और सबसे बढ़कर 2012 के अंदर जो लंदन ओलंपिक्स हुए थे, उसमें भारत के 3 खिलाड़ियों के नाम को मेट्रो स्टेशन के नाम पर रखा गया। अच्छा। अब देखिए आप, क्या ये किसी भी हिंदुस्तान के लिए क्या ये गर्व की बात नहीं है? बहुत गर्व की बात क्या हम कह सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो है, परिवार के लिए, सभी के लिए सर। उसको इन चीजों को जनमानस लोगों तक नहीं पहुंचा, ठीक ढंग से नहीं पहुंचाया गया कि हमारे देश के 3 उन खिलाड़ियों के नाम इंग्लैंड ने, जिसने अपनी टीम कभी फील्ड नहीं की इंग्लैंड भारत के खिलाफ, लेकिन उन्होंने ध्यानचंद मेट्रो स्टेशन, कैप्टन रूप सिंह मेट्रो स्टेशन और लेस्ली क्लाउडिया साहब, जिन्होंने 4 ओलंपिक खेले थे, 3 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल। जी। तो आप देखिए उनके 3 के नाम उन्होंने मेट्रो स्टेशन पर। ये भी हमारे लिए प्राउड की बात है। ये है जिसके अंदर भारत के लोगों की भावनाएं जागती हैं और कुछ करने के अंदर उनके अंदर हिम्मत बनती है और बनती है। यही चीजें होती हैं, तब लगता है कि हाँ, भारत मेरा देश है, हमारे भारत के लोगों ने ऐसा किया, हमारे भारत के लोगों ने ऐसा किया। तो ये बच्चे आगे बढ़ते हैं और देश आगे बढ़ता है। दद्दा, और आपकी कुछ ऐसी बातें जो आप शेयर करेंगे, कुछ ऐसा यादगार पल उनके साथ? ज्यादा नहीं, बड़े कोई भी ऐसा पल? डिसिप्लिन वाले इंसान थे।
मेरा खेल जैसे आपका तो मुझे पता है आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, वो शायरी करते, वो शायरी तो उनकी उनका क्या था इसमें? वो जैसे शायरी करते थे छोटी छोटी। अच्छा। और उनके बड़े पसंदीदा जो एक्टर थे अशोक कुमार, सहगल साहब। देखिए ये हमें पहली बार पता सहगल चलता है कि और ध्यानचंद साहब भी शायरियां करते थे। सुरैया जी के फैन थे वो। अच्छा। हाँ, मधुबाला के फैन थे वो। देखिए ये नई चीज पता चली। तो ये बात की बात है जी। तो ये सब चीजें आई हैं जी। तो नेचुरली इंसान है जो शख्सियत दूसरे क्षेत्रों में जो आगे बढ़ रहे हैं उनके बारे में जानकारी उनको प्रेस करना, ये भी हमारा फर्ज है हर चीज एक इंसान को दूसरे की तारीफ करनी है, उसके गुणों की तारीफ करनी चाहिए। और ध्यानचंद साहब के अंदर तो बहुत थी। और हंसी मजाक, हाँ ये जरूर थे, जब झांसी में आते थे हम लोग के पास में तो हमारी अम्मा भी थी जी। तो बैठ के हम लोग वो एक कोर्ट पीस खेला करते थे, ताश। अच्छा, ओके। बड़े बड़े अच्छे ढंग से। कैरम बोर्ड तो उनका बहुत ही, आपका भी है कैरम बोर्ड? क्योंकि मैं आया तो मैंने देखा आप तो एकदम कमाल कर रहे हैं हॉकी के साथ, कैरम में भी कैरम चलता था उनका। अच्छा। और फिशिंग का उनको बहुत शौक था। अच्छा अच्छा। पटियाला में उनके जीवन के 11 साल गुजरे हैं जी। NIS पटियाला जो बना, उस टाइम पहला अपॉइंटमेंट चीफ कोच का ध्यानचंद जी ही के नाम से रखा गया। उस पे हुए और ध्यानचंद जी के नाम का म्यूजियम है वहां पर पटियाला। हाँ, पटियाला में जी। तो ये सब चीजें ध्यानचंद को उनके खेल की वजह से, उस काम की वजह से जो उन्होंने जो महारत बिना किसी स्वार्थ के, बिना स्वार्थ के और अपने देश के लिए, क्योंकि एक सैनिक थे वो। और ये बात मान के चलता हूँ, उनके लफ्ज मुझे अच्छे भी लगते हैं। और कहीं कहीं ये भी होता कि मेरे पिता ने ऐसा क्यों नहीं करा, जब वो कहते थे कि मैं मांगने क्यों जाऊं जी, मैंने अपना काम किया है जी। ये दूसरे का काम है, मेरे काम को देखे कि मेरा काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये प्राइड की बात है मेरे लिए कि मेरे बाप, मेरे पिता, मेरे उस परिवार के मुखिया ने ये सब बातें नहीं की। अगर वो चाहते तो उस जमाने में क्या नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। अगर वो प्राइम मिनिस्टर से, जवाहरलाल नेहरू साहब उनके मेडलों को देख के बोलते हैं, ध्यान इसमें से कुछ मेडल मुझे दे दो। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तारीफ वाली बातें हैं कि वो करते। और झांसी वासियों के लिए भी बहुत प्राउड की बात है कि हमारे झांसी से इतना ऊंचाई पे हमारे देश का नाम ले जाने वाले। अब आप देखिए इतनी ऊंचाई पे किसी इंसान की मूर्ति लग सकती है जो झांसी के इस पहाड़ की पर्वत के ऊपर लगी हुई है। वो तो एक एंटिक कहते हैं ना कि उसको दार्शनिक बनाना चाहिए और वहाँ पे पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसी चीजें करना चाहिए कि वहाँ पे लोग कहानी है। हमारे उस टाइम प्रदीप जैन साहब जो बाद में ग्रामीण मंत्री राज्य मंत्री बने, तो उस टाइम जब शुरुआत में कहीं कुछ नहीं थे तो एक बाबूजी के जन्मदिन के ऊपर टूर्नामेंट हम कराते आज भी कराते हैं। तो वो आए थे उसमें और खड़े हुए थे तो उनको दिखा अशोक भाई साहब, अगर मैं कुछ बना तो मैं इस पहाड़ के ऊपर दद्दा की मूर्ति लगाऊंगा। अच्छा। अब ये देखिए उस जन्मदिन के ऊपर मैच चल रहा हॉकी का जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके जन्मदिन को, और इस शख्स के अंदर वो भावना आती है कि नहीं ध्यानचंद जी की मूर्ति को मुझे हमें प्राउड होता है कि हम झांसी से हैं। सबसे बड़ी तो ये, और उसके बाद उन्होंने उस कॉल को पूरा किया। ये शख्स ये चीजें हैं। ये कौन से सन की बात? ये अभी इसको 8-10 साल करीब हुए। 10 साल हुए। तो उसमें थोड़ा सा और अगर पर्यटन का वैसा कर दिया जाए तो कुछ चीजें करेंगे तो चल रही है। सरकार ने पैसा क्योंकि दिखता है, अलग ही दिखता है वो, मतलब, और हमारे लिए तो प्राउड मूवमेंट है वो। तो ये सब चीजें हैं जी। अब झांसी हीरोज क्लब का भी सरकार जो है विकास कर रही है, काफी कुछ इस पे पैसा दिया गया है। जो विकास हमारा जो विभाग है उस पे लगा हुआ है काम करने में। मुझे उम्मीद है कि, और ये ग्राउंड सबसे बड़ा जो एक भावनात्मक पक्ष इसका ये है कि एक खिलाड़ी के रूप में ध्यानचंद जी की समाधि स्थल यहाँ पर है। वाह, ये सबसे क्या आप मान सकते हैं या सोच सकते हैं कि किसी खिलाड़ी को उसी ग्राउंड के ऊपर जहाँ से उसने खेल शुरू किया हो जी, उसका दाह संस्कार वहाँ किया गया हो। बड़े तो ये लोगों की भावना थी झांसी, ये झांसी के लोगों का प्रेम था ध्यानचंद के प्रति कि नहीं, ध्यानचंद ने यहीं से हॉकी शुरू की, इनका समाधि स्थल यही बनना चाहिए। और इसमें प्रमुख भूमिका जो निभाई गई थी उस टाइम में इस बात के लिए, वो पंडित विश्वनाथ शर्मा, जिन्होंने अपने प्रयास से ध्यानचंद जी के जन्मदिन को समाधि स्थल तो यहाँ पर बनवाया ही उन्होंने, बनाया हम लोगों ने उनके साथ सहयोग करके। लेकिन ध्यानचंद जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस जो घोषित करा, क्या किसी खिलाड़ी का
जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस हो सकता है, राष्ट्रीय दिन जी जो हम मनाते हैं, देश मनाता है, कोई भी देश हर अपने तरीके से मनाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय खेल दिवस उनके जन्मदिन पर मनाना भी एक यूनिक बात है, बड़ी बात है। ध्यानचंद को याद करते हैं, उनके उस खेल के दिन हम बच्चों को प्रेरणा के रूप में या उनको उत्साहित करते हैं कि आप कोई भी खेल खेलें, लेकिन खेल में जाएं और देश का नाम, देश का गौरव आगे बढ़ाएं मेडल जीत कर। तो ये सब चीज़ें ऑल टुगेदर ऐसी हुई हैं जिसमें कई लोगों का सहयोग, सारे देश का लोग। और मुझे तो खुशी होती है प्रतीक कि आज 40 साल के बाद भी ध्यानचंद वहीं के वहीं खड़े जहाँ वो थे, वही है। उनसे प्रेरणा लेके लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, और उनके आशीर्वाद से मतलब लगता नहीं कि उनकी वो इस दुनिया में नहीं है, साथ हैं हमारे, साथ और हैं हमें प्रेरणा दे रहे हैं पीछे से। हर साल वो चीज आगे अग्रसर हो रही है, बातें होती हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी उनके बारे में हर उस पर्टिकुलर दिन जो अगस्त का उनका मन की बात का होता है, ध्यानचंद जी को याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको फूल चढ़ाते हैं उनके समाधि स्थल पे। और दिल्ली के अंदर जो नेशनल स्टेडियम, क्या नेशनल स्टेडियम जो ऐतिहासिक स्टेडियम था हमारे देश का, उसका नाम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम हमारी सरकार ने किया, बीजेपी डॉनी साहब, उमा भारती जी। क्यों किया भाई? वो इसलिए किया कि ध्यानचंद ने इस देश के लिए काम किया, सच में हमारे देश का नाम रोशन किया, सबसे बड़ी चीज। तो ये चीजें हैं जो ध्यानचंद को एक अमर खिलाड़ी के रूप में कायम कर गई हैं। ध्यानचंद उस परिवार का सदस्य या खिलाड़ी होने के नाते मुझे भी होता है कि मैंने भी खेला है। नहीं, आपने भी कहीं ना कहीं हॉकी को किसी एक ऊंचे स्तर पे ले जाने की कोशिश की और कर भी रहे हैं कंटिन्यू। मैं आपके वीडियोस देखता रहता हूँ और आप जाते रहते हैं कई स्पोर्ट्स क्लब्स में और लोगों को प्रेरणा देते हैं, लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। कहीं ना कहीं ध्यानचंद जी की छवि आप में देखते हैं और आपसे सीखते हैं कि आज शायद दद्दा होते तो शायद हमें ऐसे ही प्रोत्साहित करते जिस तरह से आप करते हैं। मैंने पूरे देश के अंदर भ्रमण किया है, मैं इस बात का मुझे फख्र है और मैं अपने उस बात को लेके कायम हूँ कि उस परंपरा को जो हमारे पूर्वज देके गए हैं उसको मैंने इस देश के अंदर हर कोने से, एक कोने से दूसरे कोने तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की है और अभी भी कर रहा हूँ। हर जगह मैं जाता हूँ, बच्चों को आगे बढ़ाता हूँ, हॉकी खेल को आगे बढ़ाता हूँ, खेलों को आगे बढ़ाता हूँ, मेडल्स जीतने की प्रेरणा देता हूँ उनको। मेडल जीतने, पिछले ओलंपिक में सिर्फ 2 मेडल्स हमारे आए हैं। क्यों 2 आते हैं? इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, पैसे हमारे जाए खर्च हो रहे हैं, देश में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, मेडल्स हमारे पास ओलंपिक में 2 आते हैं। तो ये कम से कम 20-25 मेडल तो आने ही चाहिए, आने चाहिए। ये तो बड़ी मामूली सी बात है, लेकिन क्यों नहीं आते इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। क्योंकि खाली पैसा देने से या खिलाड़ी को मैदान में खड़ा करने से नहीं, उसके पीछे कई चीजें होती हैं। उसकी मोटिवेशन, उसका टारगेट, उसका प्रण क्या है, कमिटमेंट क्या है, जो करने वाले हैं वो किस विचारधारा के हैं। पहली बात, जो सिखाने वाला कोच है उसके अंदर कितनी समझ है इन बातों को लेकर। क्या वो सिर्फ नौकरी कर रहा है पैसे के लिए, बच्चे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? ये कई चीजें ऐसी हो जाती हैं। ये सब चीजें देखने की। दद्दा की कोई ऐसी बात जो वो इंस्पायर करती थी आपको, या आपको बोलते थे कि आप उन बातों से आपको जहन में रहती थी और उससे आप सोचते थे कि नहीं मुझे भी कुछ करना है? कुछ ऐसी उनकी सीख आपको कि बेटा ये बात ध्यान रखना, जैसे हर माँ बाप बोलते हैं कि बेटा ये जरूर फॉलो करना, या इस चीज पे आगे बढ़ना, या ये गलत काम मत करना, या ऐसी कोई चीज जो उन्होंने आपको बोली हो जो आपको हमें हमेशा इंस्पायर की हो उस चीज? अब मैंने आपसे कहा ना कि हम लोगों का कहीं इस बारे में कहीं इंटरेक्शन या बातचीत बाप बेटे के रूप में तो हो ही नहीं कभी। तो कभी ताश खेलने लग गए तो वो एक मोमेंट थे जो तो थोड़ा सा बातें होने लगी, या जब वो बातें कर रहे होते थे इसी कमरे में बैठ के, इसको हम गोल कमरा बोलते हैं। अच्छा, ये वाला कमरा इसी को हम गोल कमरा है, चौकोर लेकिन गोल। अच्छा, इसको हाँ, ये हमारा कमरा है जो बाबूजी के उन मोमेंट्स और मेरे कुछ मोमेंट्स के अंदर के साथ के है। तो ये सब चीज़ें हैं जो उनकी बातें सुनता था मैं इस कमरे के बाहर खड़े होके, अंदर आने की इजाजत नहीं थी उनके सामने। देखिए, आज हमारे लिए प्राउड का मोमेंट है कि हम आपके साथ बैठे इस गोल कमरे में। हम लोग बाहर खड़े होके सुनते थे क्या बातें हो रही, लोग उनके पास लाइन की लाइन चले आते थे कि तथा किस तरह हम जीते, हमारी हॉकी क्या थी, तो बताते थे अपनी बात। अच्छा, ये सब चीजें थी जो अच्छी थी, कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर करते रहते थे हमेशा। जी। हमारा फाइनल हॉलैंड के साथ हमारा मैच, हम 2 गोल से लीड लिए और ये चीज, यही हालत पैदा हो गई। अच्छा, कि उनका पब्लिक का अपनी टीम को चेयर अप करना,
पूरा स्टेडियम आवाज़ से भर गया। हम लोगों का वो जो आवाज़ कानून पड़ी तो कहीं खेल डाउन होना शुरू हुआ। एक गलती जो है वो आपको एक गोल में तब्दील हो जाती है। तो एक गोल उतरा, उसके बाद दूसरा गोल उतरा और हमारी टीम टाई ब्रेकर में, तो हम 2 गोल से लीड लेकर जीत रहे थे, जिसके लिए 15-20 मिनट का वक्त बच रहा था। वो टीम हमारी हार गई जी। इसी तरह से 1975 जब हमारी टीम जो आज तक का वर्ल्ड कप हमने जीता है, वो 1975 का इकलौता वर्ल्ड कप है भाई। और इसके कप्तान अजीत पाल सिंह जी, गोविंदा, असलम शेर खान का सेमीफाइनल में मलेशिया के खिलाफ इक्वलाइजिंग गोल करना। अगर सेमीफाइनल में असलम शेर का इक्वलाइजिंग गोल नहीं होता तो हमारी टीम वहीं आउट हो गई थी। अच्छा जी। और वो भी कितने मिनट पहले? 4 मिनट पहले। 4 मिनट पहले उनको अंदर चेंज करके भेजा ही गया था। माइकल किंडो एक बड़ा अच्छा नाम हिंदुस्तान की हॉकी में चला फुल बैक के रूप में। सुरजीत सिंह हमारे साथ में, लीड सुरजीत सिंह वो थे, अच्छे पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट, जिन्होंने इक्वलाइजिंग गोल 75 में भी किया जी। अगर वो इक्वलाइजिंग गोल नहीं करते तो मेरा गोल जो विनिंग गोल था वो नहीं होता। ये भी अगर उनका इक्वलाइजिंग गोल नहीं होता तो मेरा विनिंग गोल नहीं होता। होता भी तो इक्वलाइजिंग गोल होता, लेकिन मेरा गोल विनिंग गोल होना था 75 का। और हर खिलाड़ी जो आगे बढ़ता है या हर क्षेत्र में जो लोग होते हैं, डेफिनेटली मैं मान के चलता हूँ कि वो जानते हैं इस बात को, या इस बात को लेकर चलते हैं कि मुझे जीवन में ऐसा कोई काम करना है जिससे मेरा नाम ऊपर हो जी, बिल्कुल, या मैं कुछ कर पाऊँ। बिल्कुल। तो वो काम मेरे दिल में भी था जी। तो 75 वर्ल्ड कप का मुझे याद है कि वो जब जीत कर हम आए हैं तो झांसी स्टेशन से इस घर तक आने में एक पुरानी कार जो एडी बाबा साहब हमारे पहलवान जिनका एक यहाँ पर अखाड़ा था उनका, वो उनके हाथ नहीं थे जी, एडी बाबा साहब के। अच्छा। हाँ, एक दोनों हाथ नहीं थे उनके। तो वो कार चलाते थे। वो कार, हाँ, उनके एक उंगली बचपन से थी, लेकिन थे जी। तो वो कार में बिठा के 3 घंटे या 4 घंटे के अंदर मैं स्टेशन से यहाँ तक पहुँच पाया था। देखिए पूरे 2.5-3 किलोमीटर लोग देखने का क्रेज और वो चीज। हॉकी था ही हमारा खेल और राष्ट्रीय खेल है। हाँ। वो पॉपुलर था। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए कि वो तो बदलाव तो डाउन हुई, और अभी मुझे लगता है कि आप जिस तरह से इंस्पायर करते हैं और लोग आ भी रहे हैं, अभी हॉकी में जुड़ भी रहे हैं, तो अगर इस तरह से बढ़ेगा तो वो भी आज हमारा फिर से कहते हैं ना पुनर्जीवित होना किसी गेम का। एग्जैक्टली। इसको एक जीत चाहिए हमको, एक बड़ी जीत चाहिए, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे हमारा ओलंपिक का हो या कॉमनवेल्थ का हो। हमको एक बड़ी जीत हॉकी के अंदर चाहिए, ताकि क्योंकि अगर आप हारते रहेंगे तो सरकार भी उदासीन हो जाती है, अरे जीत नहीं रहे हैं। संस्थाओं के अंदर भी वो डलनेस आ जाती है, अरे हमारी टीम नहीं जीती। खिलाड़ी भी अपने अंदर वो भाव ले आता, अपना फीलिंग ले आता है, अरे हम तो जीत ही नहीं पाए। अशोक जी की तरफ से ये संदेश है हॉकी के खिलाड़ियों को और सभी खिलाड़ियों को कि जो परंपरा इसको दोबारा लानी पड़ेगी। वो किस तरह से लानी है, वो ध्यानचंद और उनकी टीम ने कैसे किया, उसके बाद हमारे केडी सिंह बाबू साहब की टीम ने कैसे किया, हेलसिंकी के फाइनल को जीतने वाली टीम, सरदार बलवीर सिंह जो 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जिन्होंने जीते, उन्होंने कैसे किया। ये प्रेरणा वाली बातें हैं। आप दूसरों के उदाहरण अपने सामने रखें ना। जी। तो आज के खिलाड़ी तो उदाहरण रखते नहीं है, खेलना शुरू कर देते हैं। तो वो 75 वर्ल्ड कप का जब मैं बता रहा जिक्र कर रहा था, यहाँ घर में आया हूँ, तो मेरे लिए जो सबसे गोल्डन मोमेंट्स लाइफ के मैं कहूँ कि मेरे क्या क्षण थे। गोल मैंने किया, वो तो एक देश की टीम ने किया था, मैं उसका एक भाग ही रहा था, लेकिन गोल मेरी हॉकी से हुआ था और हमारी टीम जीती थी। उस वजह से जीती। जब यहाँ पर पहुंचा हूँ और घर के दरवाजे से ऊपर चढ़ के मैंने बाबूजी ध्यानचंद साहब के जो पैर छुए हैं, हाँ। और उन्होंने 2-3 थाप मेरी पीठ के ऊपर जो मारी हैं, वो मेरे लिए गोल्डन मोमेंट्स मेरी हॉकी के लिए रहे जी। अशोक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि दद्दा ने जो अपना जिंदगी का आखिरी मैच जी वो कब खेला? इंडिया में या बाहर? जो आखिरी मैच था इंटरनेशनल था या इंडिया का था? इंटरनेशनल तो इंटरनेशनल की बात पहले बता देता हूँ मैं। इंटरनेशनल मैच उन्होंने सबसे पहली बार 1926 में खेला था, जिसके अंदर भारत की तरफ से जो भी शुरुआत के इतिहास में पहली बार जो बाहर गई थी 1926 में पहली बार टीम बाहर गई, और वो थी इंडियन आर्मी की टीम जो न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी। और वहां से ही ध्यानचंद का नाम जो है हॉकी के साथ प्रचलित होना शुरू हो गया।
और बाबूजी का जो आखिरी मैच था, जैसा मैंने आपसे कहा, अगर 1940 का ओलंपिक होता जो टोक्यो में होने वाला था जी, अगर वो होता तो भारत उसमें मेडल जीतते ही जीतता। हकीकत थी, जो टीम का हमारा एक रुआब था, एक इमेज बन गई थी, और जो टीम खेल रही थी उस लिहाज से तो 1940 का हमारे पास गोल्ड मेडल आना था, 1944 का गोल्ड मेडल आना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती की सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से 2 ओलंपिक्स नहीं हो पाए। और उसके बाद 1948 से पहले एक टीम को जाने का, खेलने का न्योता मिला, इनविटेशन मिला कीनिया की तरफ से। उन्होंने बुलाया कि आप हिंदुस्तान की टीम को इनवाइट करा उन्होंने टेस्ट मैच खेलने के लिए, लेकिन साथ में शर्त रख दी उन्होंने, ब्लैक एंड व्हाइट में जी, कि अगर आप ध्यानचंद को नहीं लाते तो टीम ना लाए जी। वो ध्यानचंद का सबसे आखिरी टूर्नामेंट था जिसके अंदर उन्होंने 62 गोल मारे थे। ओह माय गॉड, 62। आई थिंक ये इतिहास बन गया होगा। तो ये उनके इंटरनेशनल गोल 400 से ऊपर इंटरनेशनल गोल हैं, और 1000 गोल करीब डोमेस्टिक हॉकी के साथ मिला के उन्होंने किए हैं। ओके, जो हॉकी खेल में या फील्ड गेम में इतने बड़े उस पे पैमाने पर मैं नहीं समझता कोई भी खिलाड़ी ने किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे करना जरूरी है, जीतना चाहिए, करना चाहिए। रिकॉर्ड बनने के लिए टूटते हैं जी, और ये रिकॉर्ड टूटना चाहिए, लेकिन ध्यानचंद का जो अपराजेय रिकॉर्ड्स ये चल रहे हैं वो तो एक नामुमकिन सी बात लगती है। जीत मिल सकती है, लेकिन ये रिकॉर्ड्स जो है, और वो रिकॉर्ड उस टाइम उन लोगों के दिमाग में होता कि रिकॉर्ड की भी कोई वैल्यू होती है जी। उस वक्त तो सिर्फ डेडिकेशन होता था। तो कितने गोल मारते हैं तो जी जी। ये 1936 की हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, 8-1 से हराया है। कई बार गोल के मुहाने पर जाके गोलकीपर को काटने के बाद भी बॉल पीछे ले आए, पीछे वापस ले आए। उनको शर्मसार करने के लिए, बर्लिन में जर्मन की टीम को शर्मसार करने के लिए भारत की टीम गोल से बॉल खींच के लाती थी। कोई बात नहीं, वजह उसकी ये थी कि ध्यानचंद को उनके खिलाड़ी ने जबरदस्ती हॉकी स्टिक मार दी, जो उनके मुंह में लगी, उनका दांत टूट गया था उस मैच में। वो कुछ मिनट के लिए बाहर गए और फिर दांत खून साफ करने के बाद दोबारा मैच में आए हैं। तो उनकी टीम के खिलाड़ियों ने कहा, दादा अब हम लोग भी रफ खेलना शुरू करेंगे, क्योंकि जर्मन टीम अब आपको ये टीम को खेलने नहीं देगी। तो दादा ने बोला, नहीं, हमको इनसे खेल कर जीतना है, मार कर नहीं जीतना। ये बहुत बड़ी बात, ये चीजें थी उनके अंदर। इस तरह उनका आखिरी मैच जो है वो इंटरनेशनल मैच हुआ था हमारा। और भारत के अंदर जो उनका आखिरी मैच, जहाँ से उनकी शुरुआत मैं कहूँ कलकत्ता बंगाल से हुई थी, उनका आखिरी मैच, जिसके बारे में वो कहते भी हैं कि मेरे जीवन का सबसे अच्छा मैच जो टूर्नामेंट या मैंने खेला वो कलकत्ता बंगाल के अंदर खेला। वो जर्मन को नहीं बोलते हैं जी, या हॉलैंड को नहीं बोलते कि मैं, या 24 गोल अमेरिका को मारे 1932 में, उसको नहीं बोलते। वो बोलते हैं मेरा आखिरी मैच जो सबसे अच्छा, इसको मैं समझता हूँ, वो कलकत्ता बंगाल में खेला गया था, और वो मैदान ग्राउंड के ऊपर टूर्नामेंट था, उसके अंदर खेलते थे जी, तो वो खेला गया। अच्छा। तो इस तरह से एक दुनिया के बहुत बड़े खिलाड़ी के खेल का जो आखिरी मैच वो कीनिया में आखिरी इंटरनेशनल, और कलकत्ता में आखिरी इंडियन डोमेस्टिक जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आज विश्व स्तर पर दद्दा के नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं, और आपने जैसे बताया कि वर्ल्ड लेवल पे उनके मेट्रो स्टेशंस हैं, स्टेडियम्स हैं, काफ़ी कुछ बना हुआ है, और लोग पुरस्कृत होते हैं उनके नाम से, उनके पुरस्कार से, कि मुझे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला। लेकिन जो कहते हैं ना भारत रत्न, एक हमारे देश का एक सम्मान है, एक बहुत बड़ा पुरस्कार है, वो कहीं ना कहीं ऐसा दिल को नहीं चुभता है कि हम दद्दा को क्यों नहीं, और उनको वो उस मतलब वो खुद अपने आप में एक पुरस्कार हैं। क्या तो बहुत बड़ी बात आज कहीं ना कहीं एक सम्मान की बात है, वो हमारी भारत सरकार को भी सोचना चाहिए और लोगों को आवाज उठानी चाहिए इस बारे में। आप क्या कहेंगे? देखिए, देश किसी भी, मैं कहूँ कोई भी देश के मुखिया के रूप में कई पार्टीज आती है, जनता से हमारा, तो इसके अंदर कोई पार्टी आती है, लेकिन ध्यानचंद ने तो देश के लिए खेला, वो किसी पार्टी के लिए तो, या मैं कहूँ कि मैंने किसी पार्टी के लिए खेला है। जो खिलाड़ी खेलता हो, किसी खिलाड़ी किसी पार्टी का नहीं, वो देश का होता है, और जो भी गौरव प्राप्त करता है, मेडल्स प्राप्त करता है, वो देश के हिस्से में जाते हैं, देश का नाम ऊपर होता है।
और ध्यानचंद ने अपने उस निस्वार्थ जी उनके अंदर अगर स्वार्थ होता तो जैसा मैंने आपसे कहा बीच में कहीं कि वो कुछ भी हासिल कर सकते थे। कुछ भी हासिल कर अगर वो कहीं लिखते या किसी से मिलते, मिनिस्टर से मिलते, दुनिया में क्या चीज़ें की उनको हासिल हो जाती। लेकिन कभी उन्होंने किसी बात को लेकर नहीं कहा। यह सम्मान की बात, सम्मान देखिए, अवार्ड जो है ये जो देने वाला है ये उसकी प्रतिक्रिया है। जी जी सम्मान हासिल करने वाले के लिए ध्यानचंद को सम्मान देना है, ये देश के लोगों को या देश की हमारी जो सरकार है जो देती है, ये उनके विचार में जी क्या ध्यानचंद इस काबिल नहीं है कि इस पुरस्कार के वो हकदार होते हैं? जी मैं काबिल की बात जोड़ रहा हूँ, या उन्होंने जो कुछ करा है या उनको जो इस देश ने सम्मान स्वरूप दिया भी है, क्या वो ये जो भारत रत्न है, भारत रत्न का सम्मान बढ़ेगा ध्यानचंद को देने से? बिल्कुल, वो अपने आप में सम्मानित होगा। एक प्रतिष्ठा बढ़ेगी देश की, देश की उस सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी जो इसको ध्यानचंद के नाम अनाउंस करती है। तो मेरा ये मानना है ध्यानचंद तो एक अजर अमर, जैसा मैंने आपसे कहा कि 40 साल उनकी किसी भी इंसान और दूसरे बड़े बड़े मैंने देखा जो आज हमारे इस देश से दुनिया से चले गए हैं, जिनको क्या उनको हम याद करते हैं इस तरीके से, लेकिन ध्यानचंद को देश हर साल नहीं, साल भर में साल भर याद करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक दिन के लिए नहीं याद किए जाते, ये साल भर के लिए याद किए जाते हैं, लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। और मैं जानता हूँ इस बात को कि ये अमिट छाप, इसको हम जो कहते हैं ना दिलों में हमारे भारत के लोगों के, इसको जाने में वर्षों सदियों लग जाएंगे, हो सकता है। लेकिन ऐसे सम्मान जिनको वर्षों सदियों तक प्रिजर्व कर रखा जाए, ये सम्मान जो है एक उनके नाम के साथ जुड़ जाएगा, तो आने वाली सदियों में ये रहेगा कि ध्यानचंद को याद किया जाएगा, ध्यानचंद को भी ये सम्मान मिला था और वो रजिस्टर रहेगा। क्योंकि मैंने बोला कि वो खुद में अपने आप में पुरस्कार है, तो वो अब उनको किसी सम्मान की जरूरत नहीं, लेकिन भारत का भी एक मान बढ़ेगा उनको पुरस्कार देने से। किस हमारे मंत्री महोदय ने, या चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे नरसिम्हा राव जी हों, स्वर्गीय जो हों, जिन्होंने मूर्ति ध्यानचंद स्टेडियम में लगाई थी, या जवाहरलाल नेहरू जी की मैं बात करूं, या मैं माननीय मोदी साहब की बात करूं, इंदिरा जी, राजीव गांधी, तो हम लोग एयरलाइंस में साथ साथ रहे हैं, फ्लाइंग हमने साथ करी है। क्या मैं जाकर उनसे नहीं बोल सकता था कि ध्यानचंद की फैमिली को कुछ करना है आपने? लेकिन नहीं, ये सब नहीं करना। ये उनका काम है कि वो देखेंगे, उनको खुद को सोचना चाहिए। ऐसे जो उस जगह पर बैठे हुए हैं, जो उसके निर्धारित करते हैं किसको देना है, लेकिन ये विवेक की बात है कि ध्यानचंद जी के नाम के आगे इस शब्द का जुड़ना, इस सम्मान को सम्मान मिलना, सम्मानित करना है। बिल्कुल, तो उम्मीद है जल्दी दुनिया मुझसे ही पूछती है कि ऐसा सवाल कि ऐसा अवार्ड क्यों नहीं मिला। अब मैं क्या जवाब दे सकता हूँ सिवाय इसके नहीं, ये तो सम्मान जो मिला, ये सम्मान सरकार को सोचना चाहिए और लोगों को भी इस बारे में सरकार को अपील करना चाहिए कि ये सम्मान बिल्कुल मिले। दुनिया के लोग कहने के लिए मुझे उम्मीद है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो बहुत अच्छी बातें हुई आपके साथ ग्रीन कॉफी विद गौरव प्रतीक में, और दद्दा के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। हमारे लिए भी बड़े सम्मान की बात है कि हम आपके साथ बैठ के कन्वर्सेशन कर रहे हैं। और आपका एक पहलू है जो गाने के रूप में मैंने काफ़ी आपके सुनता रहता हूँ, तो कुछ आप दो लाइन गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों को। आपकी आवाज़ बहुत शानदार है, जिसको किसी माइक की ज़रूरत नहीं है, किसी म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है, वो आवाज़ ही अपने आप में एक जादू सा कर जाती है। तो कुछ भी आप दो लाइन कुछ भी गुनगुना दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, खूबसूरत है। चलिए आप। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए, न मैं चांद हूँ किसी शाम का,
न चिराग हूँ किसी बाम का, न मैं चांद हूँ किसी शाम का, न चिराग हूँ किसी बाम का, किसी बाम का, मैं तो रास्ते का हूँ एक दिया, मुझे आप किस लिए मिल गए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत आवाज़ और बहुत प्यारा गाने का सिलेक्शन किया आपने। और जैसा कि मैं जानता हूँ कि जिस तरह से लोग खेलों पे और इंस्पायरिंग चीज़ों पे फिल्में बनाते रहते हैं, वैसे जैसे कई हमारे इतिहास पे फिल्में बनी हैं, प्लेयर्स के ऊपर फिल्में बनी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ध्यानचंद्र जी के ऊपर भी फिल्म बने बॉलीवुड से, जिससे पूरी दुनिया जाने उनको? एक 2 घंटे की या 3 घंटे की फिल्म्स में पूरी उनकी जिंदगी की कहानी से रूबरू हो जाए। क्योंकि वो कहानी इतनी मोड़ लिए हुए, उतार चढ़ाव लिए हुए कि उस कहानी को जब लोग पर्दे पर देखेंगे तो डेफिनेटली एक उसका मज़ा, उसका अच्छा ही वो हुआ जी। और मुझे एक फिल्म को बनाने के लिए कांटेक्ट किया है मैंने, लेकिन कई साल हो गए, आज मैं समझ रहा हूँ 7-8 साल हो गए करीब। अब वो कब पूर्णता की तरफ बढ़ती है या होती है तो वो मैं थोड़ा सा पशुपेश में रहता हूँ, लेकिन मुझे यही उत्तर मिलता है कि हाँ आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। तो हम भी डिपेंड कर रहे हैं क्योंकि वो चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे हाथ के बाहर हैं। लेकिन मैंने तो ये सोच कर दी थी फिल्म को कि दादा ध्यानचंद को दुनिया पर्दे पर देखे, उनके जीवन को देखे, उनको उस अचीवमेंट्स को देखे, ताकि हमारी जो हमने आज बातें करी, जिस तरह से मैंने कहा ना बच्चों को कैसे बढ़ाना, तो उस फिल्म के थ्रू हमारे देश के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना है बच्चों के अंदर कि हमको कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या हासिल करना है, देश का नाम कैसे ऊपर करना, वो फिल्म के जरिए बखूबी दिखाया वो एक बहुत अच्छा जरिया है। तो फिल्म का इंतजार मैं भी कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि देखिए कब वो शुरू होती है, क्योंकि लोगों में बहुत जिज्ञासा है इस बात की। लेकिन वो कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, एक एक कहानी पे लिखी है किसी निर्माता और निर्देशक का नाम। तो अब देखिए किस निर्माता और निर्देशक के द्वारा ये फिल्म बनती है। हमारे इतने महान खिलाड़ी, देश के महान खिलाड़ी जिसको पूरा विश्व जानता है, और ज़रूर फिल्म बनने के बाद पूरा विश्व उसको अप्रिशिएट करेगा और उसको देखेगा और उससे इंस्पायर होगा। तो ये थी छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत सी मुलाकात अशोक ध्यानचंद्र जी के साथ। अशोक जी, 2 शब्द मेरे लिए। गौरव प्रतीक, आपके इस रूप को मैंने नहीं जाना था जो आज देख रहा हूँ, एक एंकर के रूप में। मैं चाहूँगा कि आप एंकर नहीं बल्कि आपके इंटरव्यूज़ फिल्म इंडस्ट्री में और फिल्म कलाकार के रूप में आपके अंदर जो खास बात है उस रूप में आपको मिले और लिए जाएं और अपने आप इस कला को पर्दे के ऊपर और दूसरे माध्यम से दिखा सके दुनिया को। बिल्कुल। तो मैं आपको इसी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने इस रोल को बखूबी निभाएं जो आपके अंदर बाहर आने के लिए उत्सुक है बिल्कुल दिखाना चाहता है। बिल्कुल जरूर। तो शुक्रिया अशोक ध्यानचंद्र जी का। आप थे गौरव प्रतीक ग्रीन कॉफी विद गौरव प्रतीक में। शुक्रिया। बाल के पीछे मैं नहीं जाता था, बाल मेरे पास खुद आता था, क्योंकि ऐसा साइंटिफिक गेम हम लोग खेलते थे, हमारी टीम खेलती थी ऐसे पोजीशनल प्ले कि कहीं से बाल किसी ने फेंकना वो हमारे पास आना, क्योंकि हम ऐसी जगह खड़े होते थे कि हमारे पास बाल पहुंच जाते थे। मैं बहुत दौड़ता नहीं था, लेकिन खेल के अंदर जब भी पास देना, मुझे पता है कि पास देने के बाद कहाँ पर बाल पहुंचनी है, उसके बाद उसी जगह खड़ा हो जाता, जाके बाल अपने आप मेरे गोद में आ जाते थे और आसानी से जाते थे।